गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका 12th किताब से बेटा 3rd चैप्टर शुरू हो रहा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ह्यूमन ऑन बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कैसा होता है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो बेटा उसका आंसर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बेसिस पर पहली चीज सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड, ह्यूमन बेटा यूनिसेक्सुअल मेंबर हैं, 2 पॉइंट। नंबर 3 बेटा ह्यूमन विविपेरस है। नंबर 4 पॉइंट, ह्यूमन में सेक्सुअलिटी वेल डिफाइंड है। ह्यूमन में सेक्सुअलिटी वेल डिफाइंड है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली ह्यूमन मेल एज वेल एज ह्यूमन फीमेल को प्यूबर्टी पर, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो पहला क्वेश्चन मेरा था ह्यूमन ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है। तो पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट हुआ ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स मेल फीमेल अलग अलग होते हैं और वेल डिफाइंड होते हैं, वेल आइडेंटिफाइड होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली तो हैं ही हैं। और ह्यूमन विविपेरस होता है, और विविपेरस मीन्स होता है गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस, गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस। और साथ ही साथ बेटा इसमें बहुत ही बेटर डेवलप्ड पेरेंटल केयर पाई जाती है। तो ह्यूमन में पेरेंटल केयर भी बहुत वेल डिफाइंड है, ह्यूमन में पेरेंटल केयर। तो ह्यूमन ऑन बिहाफ ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा ये पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, मैंने कहा यहाँ पर डिफाइन द फॉलोइंग। इस चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट आपके पहली पैराग्राफ में कुछ डेफिनेशन दी है, तो मैं चाहता हूँ उसको सिंपली डिफाइन कर लिया जाए। तो पॉइंट कहा गया डिफाइन द फॉलोइंग। गैमेटोजेनेसिस है, तो सिंपल डेफिनेशन है बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब इसके लिए बेटा हम लोग गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमीट टेस्टिस में बनते हैं, प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। फीमेल गैमीट ओवरी में बनते हैं, प्रोसेस ओजेनेसिस कहलाती है। दोनों ही प्रोसेस में मियोसिस होती है। फिर इंसेमिनेशन बेटा, इंसेमिनेशन मीन्स है ट्रांसफर ऑफ सीमेन बाय द मेल इनटू वेजाइना ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो एक डेफिनेशन ये भी है जो आगे चलकर डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। और फिर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया बेटा फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल विद द प्रोन्यूक्लियाई ऑफ फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फिर से सुनेंगे बेटा, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल गैमीट विद द प्रोन्यूक्लियाई ऑफ फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये हो गया हमारा फीमेल गैमीट, ये हो गया मेरा मेल गैमीट, ये न्यूक्लियस हैं दोनों के। तो इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस जब फ्यूज़ करता है तो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस को हम लोग बेटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन। डिटेल से तो पढ़ेंगे, बट इम्प्लांटेशन मीन्स होता है फर्टिलाइजेशन बाद जब बेटा जाइगोट बन जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो वो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड होता है, मॉरुला में चेंज होता है, ब्लास्टुला में बदलता है। उस ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और वो ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूट्रस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम में अटैच होती है। वह ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के यूट्रस की इनर वॉल एंडोमेट्रियम में अटैच होती है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं।
तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन इनर वॉल ऑफ यूट्रस ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको भी डिटेल से स्टडी हम लोग आगे चलेंगे करेंगे। फिर गेस्टेशन। गेस्टेशन मीन्स है बेटा पीरियड है पीरियड ऑफ एम्ब्रियनिक एंड फीटल डेवलपमेंट इज कॉल्ड गेस्टेशन। तो डेवलपमेंटल पीरियड है जायगोट से लेकर के फीटस के बर्थ से पहले तक के पीरियड को गेस्टेशन कहते हैं। जायगोट से लेकर के बर्थ से पहले तक के पीरियड को गेस्टेशन कहते हैं। ये पीरियड गेस्टेशन का अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफर होता है, इसको भी बाद में डिटेल करेंगे। पार्टिट्यूशन। गेस्टेशन बेटा तब खत्म होता है जब चाइल्ड बर्थ होती है, तो पार्टिट्यूशन कहते हैं चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टिट्यूशन। तो चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टिट्यूशन, चाइल्ड बर्थ को हम लोग पार्टिट्यूशन कहते हैं। तो चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्टिट्यूशन। अब सवाल आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी किसे कहते हैं बेटा? प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक चेंज है। प्यूबर्टी एक चेंज है, एक प्रोसेस है जिसमें चाइल्डहुड ह्यूमन फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली एंड फिजियोलॉजिकली, मेंटली, बिहेवियरली और फिजियोलॉजिकली एडल्ट में बदलता है एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इज कॉल्ड प्यूबर्टी। फिर से सुनना बेटा, प्यूबर्टी किसे कहते हैं? प्यूबर्टी एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन चाइल्ड चेंज होता है फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली एंड फिजियोलॉजिकली एंड कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी की डेफिनेशन समझ में आ गई? पॉज करके लिख लेना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ। प्यूबर्टी एक चेंज है चाइल्डहुड से एडल्टहुड बदलने में, फिजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, मेंटल एज वेल एज बिहेवियरल चेंज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। इसमें ह्यूमन एडल्ट होकर कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे प्यूबर्टी कहते हैं। अब सवाल है प्यूबर्टी कब, कैसे और किसकी इन्फ्लुएंस से इनिशिएट होती है? तो प्यूबर्टी कैसे इनिशिएट होती है? तो बेटा प्यूबर्टी पर हम लोग इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि मेल में प्यूबर्टी एज वेल एज फीमेल चाइल्ड में प्यूबर्टी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट है, मेल चाइल्ड में इम्पोर्टेंट है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से। फीमेल में रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस होता है ओवरी में। मेल में प्यूबर्टी शुरू होती है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और इस प्यूबर्टी में बेटा हम ये कहेंगे कि फिजिकल चेंज होते हैं और प्यूबर्टी बिगिंस होती विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो मेल में प्यूबर्टी शुरू होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड फीमेल में प्यूबर्टी शुरू होती है विद द मेंस्ट्रुएशन। तो मेल और फीमेल में ये प्यूबर्टी का मेन क्राइटेरिया होता है। मेल में प्यूबर्टी बिगिंस होती है एट द एज ऑफ 13 ईयर्स टू 15 ईयर्स और यहाँ प्यूबर्टी 11 टू 13 ईयर्स। ये अलग अलग कंट्री में कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का, जिसमें ये वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब सवाल है मेल में प्यूबर्टी विद द स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होती है, तो प्यूबर्टी कब तक कंटिन्यू रहती है? तो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू रहता है
कंटिन्यू होता है 60 to 80 ईयर्स तक। इसलिए मेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिविटी बनी रहती है, जबकि फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो सीज हो जाता है एट एज ऑफ 50 ईयर्स। इस प्रकार से ये छोटे से पॉइंट ऑफ प्यूबर्टी में बहुत से चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज हैं। तो बेटा प्यूबर्टी में जो फिजिकल चेंज होते हैं, उन फिजिकल चेंज में कौन कौन से चेंज हैं मैं कुछ बताऊंगा इस प्रकार से। जैसे बॉडी की बात होती है तो बॉडी मेल में मोर मस्कुलर होती बेटा, और जो वही चीज़ हम फीमेल में लिखेंगे तो लेस मस्कुलर लिखेंगे बेटा, ठीक है। एग्रेसिवनेस कहेंगे तो एग्रेसिव यहाँ पर ज़्यादा होता है और यहाँ पर एग्रेसिवनेस भी थोड़ा सा कम रहता है। हेयर ग्रोथ बॉडी पर, स्किन पर यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर लेस होती है। चेस्ट कहा जाता है यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर चेस्ट कहते हैं एब्सेंट। मेमोरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बट वो नॉन फंक्शनल होती हैं, हम उसे नॉन फंक्शनल को बेटा वेस्टिजियल कहते हैं, जबकि यहाँ पर फंक्शनल होती हैं। एंड सिक्रीट द मिल्क। वॉइस कहते हैं, इनमें वॉइस लो पिच की होती है, इसमें वॉइस बेटा हाई पिच की होती है। लैरिंग्स यहाँ पर हमें दिखाई देता है मोस्ट प्रोमिनेंट रहता है, यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट होता है लैरिंग्स, यहाँ पर लेस प्रोमिनेंट होता है, ऑलमोस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आता है। ब्रीथिंग ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, वैसे ये बेटा एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहलाती है, इनकी ब्रीथिंग को थोरसिक ब्रीथिंग कहा जाता है। बीएमआर हाई होता है, इनका बीएमआर लो होता है, मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस प्रकार से मेल एज वेल एज फीमेल की प्यूबर्टी में बहुत से चेंज होते हैं। ये बदलाव उसके फिजिकल, फिर मेंटल, फिर बिहेवियरल, ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस मैंने पहला इरेज किया इस चैप्टर का वो क्या था, ह्यूमन सेक्सुअली कैसा है, रिप्रोडक्शन के बिहाफ पर आपने बताया। सेकंड कुछ डेफिनेशन को डिफाइन किया हमने। हाँ, प्यूबर्टी में डेफिनेशन के बाद मैंने कुछ डिफरेंसेस जरूर बताए मेल एंड फीमेल में कैसे प्यूबर्टी होती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, जैसे ब्रीथिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, आ जाता है क्वेश्चन रिस्पिरेटरी सिस्टम को पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत दूर। तो ये कैसे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मुझे लर्न होना चाहिए। तब हम लोगों का अगला जो क्वेश्चन है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड लेवल पर डायग्राम पूछा जाता है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से याद है तो क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं और नीट हमारा अच्छे से निकलता है। बोर्ड और नीट में कोई डिफरेंस नहीं रहता है बेटा, बोर्ड अच्छा से तैयार होता है। हम जिस तरह से बता रहे हैं नीट के सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल रहते हैं, तो आप इसे बोर्ड बिल्कुल ना समझिए। मैं केवल यहाँ पर नीट की क्लास ले रहा हूँ, बोर्ड को केवल हेल्प दे देता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह देता हूँ। इसलिए मैं बोर्ड का नाम लेता हूँ बेटा कि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं बहुत बार वो घबरा जाते हैं कि हम नीट की तैयारी कैसे करें। बस मैं केवल उनको ये बताना चाहता हूँ कि बोर्ड और नीट में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये मानकर चलिए आप, और 100% सच है। अगर आप अच्छे से रेडी करते हैं अपने टॉपिक को तो नीट बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। वो बच्चे जो ड्रॉपर होते हैं, रिपीटर होते हैं, उनको कहीं ज़्यादा समय लगता है। अगर बच्चा हमारा बोर्ड का है तो बेहतर कर लेता है, इसलिए मैं बार बार बोर्ड का नाम लेता रहता हूँ। ये क्लास बिल्कुल प्योरली नीट लेवल पर चल रही होती है, मैं सारे क्वेश्चन उसी लेवल पर एडवांस के रूप में बता रहा हूँ। ध्यान रखें, आप इसे केवल बोर्ड को मत समझें, ये नीट के अलोंग सब कुछ चल रहा है।
अब बेटा क्वेश्चन आया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंक्लूड करते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें इंक्लूड करते हैं टेस्टिस जो कि प्राइमरी ऑर्गन है। फिर बेटा नंबर 2 एसेसरी डक्ट होती हैं। फिर नंबर 3 एसेसरी ग्लैंड होती हैं बेटा। और फिर नंबर 4 एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये क्वेश्चन सीधा सा आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या इंक्लूड करते हैं, तो पहला पॉइंट आपको यही बताना होता है। दूसरा क्वेश्चन, ये सब किस रीजन में पाए जाते हैं, तो ये बॉडी के पेल्विस यानी कि लोअर रीजन में होते हैं, पेल्विस रीजन में पाए जाते हैं। करेक्ट है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, फिगर तो ड्रॉ हो ही जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं डिटेल में, तो पहला पॉइंट हमारा होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड क्या करते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन इज टेस्टिस, देन एसेसरी डक्ट, देन एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ओके बेटा, अब हम यहाँ पर सबसे पहले बेटा टेस्टिस की बात करेंगे। टेस्टिस की पोजीशन कहाँ होती है, कैसे होती है, तो आओ हम एक एक क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं और इस प्रकार से बताएंगे। ये देखिए बेटा, ये पोजीशन टेस्टिस की है, ये पोजीशन बेटा टेस्टिस की है, राइट एज वेल एज लेफ्ट। यानी टेस्टिस कितनी हैं, 2 हैं। और टेस्टिस पाई कहाँ जाते हैं, तो जब टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होती हैं, तो बेटा वो रीजन जो होता है उसे हम सब स्क्रोटम कहते हैं। जो रीजन होता है बेटा उसे हम स्क्रोटम कहते हैं। और वो स्क्रोटम एक स्क्रोटाई सेप्टम के द्वारा अलग होता है। उस स्क्रोटम में 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, इसे हम स्क्रोटल सैक कहते हैं, इसे हम स्क्रोटल सैक कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होगा, टेस्टिस को बताना है। ये सच है। पहला पॉइंट हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, मुझे डिटेल क्या करना है, टेस्टिस को डिटेल करना है। और टेस्टिस को डिटेल करने के लिए उसमें पहला पॉइंट पता होगा, स्क्रोटम को बताना है। एंड सेकेंड पॉइंट स्क्रोटल सैक का डिस्कशन करना है, स्क्रोटम एंड स्क्रोटल सैक। एंड द थर्ड पॉइंट बेटा मैं बताऊंगा गोबर्नेकुलम। ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर बतानी है, डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो बेटा जो टेस्टिस होती है वो प्राइमरी ऑर्गन है जिसके 2 मेन काम होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करना और बेटा सेकेंड नंबर होता है हार्मोन्स बनाना। आपसे पूछा जाएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एज वेल एज हार्मोन्स। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर बेटा स्क्रोटम मैंने बताया, स्क्रोटम लोअर बेसिस पर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम 2 चैम्बर में बटा हुआ होता है, इसे हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं, इसे हम लोग स्क्रोटल सैक कहते हैं। स्क्रोटल सैक बेटा 2 होते हैं, जिसमें टेस्टिस प्लेस्ड होती है, टेस्टिस थोड़ा सा ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट टेस्टिस। जब हम लेफ्ट टेस्टिस कहते हैं, ये स्लाइटली लोअर होती है, यानी नीचे पाई जाती है। स्क्रोटल सैक ये है बेटा जिसमें टेस्टिस प्लेस्ड है, स्क्रोटल सैक ये जिसमें टेस्टिस प्लेस्ड है, ये कुछ ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। और लेफ्ट टेस्टिस राइट से थोड़ी सी लोअर होती है। ये बात हमको डिस्कस करनी है, बतानी है। जब हम एब्डोमिनल कैविटी की बात करते हैं, इसको बेटा हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और फिर कहते हैं टेस्टिस कहाँ प्रेस्ड है, तो जवाब आता है टेस्टिस कैसी है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का कोई
बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है, फ़ायदा है, तो बेटा क्वेश्चन ये होता है कि टेस्टिस में बेटा स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए होता है लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है, जबकि एनिमल बॉडी, मैमिलियन बॉडी का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। इसलिए वे मैमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसमें टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, नीचे आ जाती हैं, और लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ये कम कर देता है, जो कि एसेंशियल फॉर है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो किसके लिए ज़रूरी है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है। और ये टेस्टिस कब इस एब्डोमिनल सैक में आती है? तो 3 पॉइंट्स इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे कहेंगे, इस टेस्टिस का बेटा 3 पॉइंट बोलेंगे हम लोग। डिफ्रेंशिएशन कब होता है? डिफ्रेंशिएशन कब होता है? तो टेस्टिस का एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन बेटा 7th वीक में होता है, यानी 7वें सप्ताह में होता है। और टेस्टिस डिसेंड इन स्क्रोटल सैक। अगर ये कहूँगा मैं कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक कब आती है, तो आप कहोगे 7th वीक है, और ये कहेंगे हम लोग 7th मंथ ऑफ गेस्टेशन। तो 7th वीक में बेटा टेस्टिस एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट होती है, और 7th मंथ में टेस्टिस स्क्रोटल सैक में डिसेंड करती है। और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होते हैं उसको मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल जेनेटिलिया कब डिफ्रेंशिएट होते हैं? बेटा कहेंगे 5th मंथ ऑफ द फीटस में। ये 3 बात आपकी हमारी टेस्टिस की कुछ स्पेशल होती है, जो मुझे याद होनी चाहिए। फिर से बेटा थोड़ी सी बातें वापस यहीं पर पढ़ता हूँ मैं। मेन आर्गन्स ये हैं, टेस्टिस को बताना चाहते हैं। पोजीशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, कब आती है वो मैंने डिस्कस किया। स्क्रोटम को मैंने बताया 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, राइट और लेफ्ट होते हैं। दोनों एक सेप्टम के द्वारा अलग होते हैं। दोनों में टेस्टिस थोड़ा सा ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। लेफ्ट टेस्टिस की पोजीशन राइट से थोड़ा लोअर होती है, लेफ्ट टेस्टिस की पोजीशन राइट से थोड़ा लोअर होती है। एक पॉइंट और यहाँ पे इस पोजीशन पर बताऊंगा बेटा, गुबर्नेकुलम। ये टेस्टिस इस स्क्रोटल सैक में किस टिश्यू पर रेस्ट करती है? इस टिश्यू को क्या कहते हैं? गुबर्नेकुलम कहते हैं। गुबर्नेकुलम कहते हैं, या मेसोर्चियम भी कह देते हैं, कहीं लिखा हो सकता है। टेस्टिस किस टिश्यू पर रेस्ट करती है? तो आपका जवाब होगा स्क्रोटल सैक में एक कुशन लाइक कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग गुबर्नेकुलम कहते हैं। उस पर टेस्टिस रेस्ट करती है, उस पर टेस्टिस रेस्ट करती है। बेटा फिर हमने आपको टेस्टिस की यहाँ पर पोजीशन बताई केवल अभी, ठीक है ना, टेस्टिस की पोजीशन। अब हमारे सामने यह है कि टेस्टिस के विषय में हम क्या बता सकते हैं। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए हम बात करेंगे तो एक बड़ा सा फिगर बनेगा बेटा, और वो हमने कहा है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हमारे सामने एसेसरी डक्ट के बारे में चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम टेस्टिस की क्या चीज़ बता दें यहाँ पर? टेस्टिस की साइज बता सकते हैं बेटा हम लोग। 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। पिंक कलर का होता है, पिंक कलर की है। 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई है, 2 से 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है टेस्टिस। टेस्टिस की कवरिंग होती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आइए उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद उसी से ये सब निकल आएगा, सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए टेस्टिस को हम लोग यहाँ बताना चाहते हैं। टेस्टिस बेटा ये हो गई हमारी। सबसे पहले टेस्टिस में एक ट्यूनिका
वेजिनेलिस की कवरिंग होती है, जो कि इनकम्प्लीट कवरिंग है। ट्यूनिका वेजिनेलिस के अंदर बेटा एक कंप्लीट कवरिंग होती है, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं बेटा। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बाद बेटा ट्यूनिका वेसिकुलोसा होती है, तो 3 लेयर्स होती हैं इसकी। इस ट्यूनिका वेसिकुलोसा के कारण ये बेटा सेप्टुला टेस्टिस बन जाती हैं, इसे सेप्टुला कहते हैं, सेप्टुला टेस्टिस कह देते हैं। और ये अंदर इतनी दूर तक जाती है कि टेस्टिस वर्टिकली 2 भागों में बढ़ती, से मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं, मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं बेटा। इस टेस्टिस में इस प्रकार से सेप्टा के कारण लोब्यूल्स बन जाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं बेटा, जिनकी संख्या 250 के आसपास होती है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बेटा। अब क्वेश्चन है, ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर और कवरिंग हमने आपको डिस्कस कर दिया, फिर से सुन लेना। टेस्टिस पे 3 लेयर होती हैं, बाहर ट्यूनिका वेजिनेलिस होती है, उसके अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है, वेजिनेलिस इनकम्प्लीट होती है, एल्ब्यूजिनिया कंप्लीट लेयर होती है, उसके अंदर वेसिकुलोसा होती है। टेस्टिस को सेप्टा में बांटती है, सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं, लोब्यूल्स बन जाते हैं, संख्या 250 होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। यहाँ तक टेस्टिस का स्ट्रक्चर हो जाता बेटा। इसके बाद टेस्टिस में स्पर्म कहाँ बनते हैं, जब ये एक सवाल पूछा जाता है तो टेस्टिस स्पर्म बनते हैं इन ट्यूब्यूल्स में, इन ट्यूब्यूल्स में। इन ट्यूब्यूल को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मेन काम क्या होता है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम होता है केवल और केवल बेटा स्पर्म बनाना, उसको नरिशमेंट देना, स्पर्म बनाना, उसको नरिशमेंट देना, जिसको मैं अलग से फिगर से डिस्कस करूंगा। लेकिन जब बात आती है टेस्टिस के बाद एसेसरी डक्ट की, तो चलिए एसेसरी डक्ट को ओपन करते हैं। और एसेसरी डक्ट की शुरुआत होती है बेटा यहाँ से, इसे रेटी टेस्टिस कहते हैं, इसे रेटी टेस्टिस कहते हैं। रेटी टेस्टिस ओपन होती हैं तो वास इफ्रेंसिया कहलाती हैं। यानी कि एसेसरी डक्ट में अंदर की ओर बेटा 2 चीज़ें होती हैं, एक रेटी टेस्टिस कहते हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन रेटी टेस्टिस, एंड एसेसरी डक्ट का जो पहला पार्ट है वो रेटी टेस्टिस है, और फिर दूसरा पार्ट है वासा इफ्रेंसिया। ध्यान सुनना, रेटी टेस्टिस के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन रेटी टेस्टिस, एंड रेटी टेस्टिस ओपन इन वासा इफ्रेंसिया, एंड वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस, और फिर कहलाती है एपिडिडाइमिस। क्वेश्चन पूछा गया बेटा, एपिडिडाइमिस, तो एपिडिडाइमिस बेटा आ गई, कौन सा पार्ट हो गया? वासा इफ्रेंसिया लीव द टेस्टिस, उसे एपिडिडाइमिस कहेंगे। तो एसेसरी डक्ट का बच्चा थर्ड नेम क्या हो गया? पहला रेटी, दूसरा वासा, तीसरा एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस बेटा ह्यूमन में लगभग 6 मीटर लॉन्ग होती है, क्वाइल्ड होती है। एपिडिडाइमिस बेटा 3 पार्ट होते हैं, एक हेड कहते हैं, एक बॉडी कहते हैं, टेल कहते हैं। एपिडिडाइमिस के बेटा 3 पार्ट होते हैं, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस होता है, बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस होता है, एंड टेल ऑफ एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस के 2 काम हैं बेटा। नंबर 1, अगर स्ट्रक्चरली कहा जाए तो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसके अंदर पाई जाती है। वो फंक्शन इसके कहेंगे 2, एपिडिडाइमिस की सेल्स का जो ल्यूमेन है हम कहेंगे, एपिडाइमिस की जो ल्यूमेन है वो स्टोर करती स्पर्म को, आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म्स।
यानी एपिडिडाइमिस के अंदर दो काम होने वाले हैं, दो फंक्शन होने, दो फंक्शन याद रखना, एपिडिडाइमिस दो फंक्शन याद रखना। नंबर 1 स्टोर द स्पर्म, और नंबर 2 न्यूट्रिशन भी सेल से देती रहती है। अब स्पर्म यहाँ स्टोर रहते हैं, ठीक है। जो स्पर्म बेटा, एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा। जो स्पर्म ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं, यानी इजेकुलेट नहीं होते हैं, जो स्पर्म इजेकुलेट नहीं होते हैं, दे डिस्ट्रॉय, दे डिजनरेट इन एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस यहाँ पर स्पर्म स्टोर भी करता है, जब लाइफ स्पैन उसका खत्म हो जाता है तो स्पर्म यहाँ पर नष्ट भी होते रहते हैं। एपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जवाब होगा स्क्रोटल सैक के पोस्टीरियर पार्ट में होता है। स्क्रोटल सैक के पोस्टीरियर पार्ट में एपिडिडाइमिस होता है, ये भी ध्यान रखना बेटा। नीट के बेसिस पे क्वेश्चन है, बोर्ड में तो लिखना ही पड़ेगा। एपिडिडाइमिस जो होती है बेटा, एपिडिडाइमिस जो होती है वो स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस के पोस्टीरियर पर, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस के बाहर पोस्टीरियर पोजीशन पर। तो इस प्रकार से एसेसरी डक्ट में मैंने 3 नाम आपको बताए। चौथा नाम एसेसरी डक्ट का बेटा वास डिफरेंस कहलाता है। वास डिफरेंस कहलाता है, वास डिफरेंस कहलाता है, वास डिफरेंस कहेंगे। चौथा नाम वास डिफरेंस। वास डिफरेंस की लंबाई हमने कहा एपिडिडाइमिस बेटा 6 मीटर क्वाइल्ड होती, हाईली क्वाइल्ड है, और जो वास डिफरेंस है 30 से 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका क्वेश्चन क्या बनता है बेटा? वास डिफरेंस इस कैनाल से, इसे इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं बेटा, इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं। इंग्वाइनल कैनाल जब पूछा जाए तो इंग्वाइनल कैनाल कनेक्ट करती है एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटल सैक से, एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटल सैक से, यहाँ प्लग लगा होता है। जब ये वास डिफरेंस बेटा स्क्रोटल सैक से एब्डोमिनल कैविटी में असेंड करती है, इसकी लंबाई मैंने कहा 30 से 35 सेंटीमीटर होती है, और एब्डोमिनल कैविटी में असेंड करती है और यूरिनरी ब्लैडर के चारों लूप बनाती है। लूप क्या बनाती है बेटा? लूप बनाती है। ये वास डिफरेंस जो होती है, वास डिफरेंस जो होती है, ये स्पर्म को कंडक्ट करती है। यहाँ पे स्पर्म स्टोर भी रहते हैं, कंडक्ट भी होते हैं। एसेसरी डक्ट में पहला नाम था रेटी टेस्टिस, दूसरा नाम था वास डिफरेंशिया, तीसरा नाम था एपिडिडाइमिस, चौथा नाम था वास डिफरेंस। अब यहाँ पर एसेसरी डक्ट के बाद एक नई चीज भी शामिल होगी, एसेसरी ग्लैंड के साथ एसेसरी डक्ट पढ़ना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि बेटा फिगर में देखिए वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल के साथ मिल जाती है। तो एसेसरी डक्ट मेरी कौन सी है? इस डक्ट को, ये दिस इज द वास डिफरेंस, दिस वन इज द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर के एक नई डक्ट बनाते हैं, जिसे हम इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं, यानी नंबर 5। तो एसेसरी डक्ट में 5वां नंबर किसका है? पहला रेटी टेस्टिस था, दूसरा वास डिफरेंशिया था टेस्टिस के अंदर, तीसरा एपिडिडाइमिस टेस्टिस के बाहर, चौथा वास डिफरेंस स्क्रोटल सैक से एब्डोमिनल कैविटी में आने वाला और यूरिनरी ब्लैडर चारों लूप बनने होने वाला, और 5वें नंबर पे है बेटा इजेकुलेटरी डक्ट। कैसे बनी? क्योंकि इतना पूछा गया तो बताओगे आप। सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वास डिफरेंस मिलकर इजेकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। ये लगभग 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और दिस ओपन इन, कहाँ ओपन होती है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड के रीजन में, यूरेथ्रा में ओपन होती है। और बेटा जब कहेंगे इजेकुलेटरी डक्ट 5वें नंबर पे है, छठा नंबर बताओ, तो आ जाएगा यूरेथ्रा। हमने कहा बताओ एसेसरी डक्ट के कितने नाम हैं? अब तक तो याद हो गया होगा मेरे बच्चों। रेटी टेस्टिस आपको नजर आना चाहिए, वास डिफरेंशिया आपको नजर आना चाहिए। पोजीशन पूछी जाती है नीट के क्वेश्चन में, आपको बोर्ड में भी लिखना होता है। एपिडाइमिस पोजीशन आपको पूछी जाएगी, वास डिफरेंस नजर आएगी, फिर आपको नजर आ रहा है ये इजेकुलेटरी डक्ट, एंड द 6th नंबर इज यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा भी एसेसरी डक्ट का पार्ट है, बट यूरेथ्रा में बेटा 4 पार्ट है। देयर इज 4 पार्ट इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में सेल्फ 4 पार्ट है। कैसे कहेंगे 4 पार्ट? नंबर 1, यूरिनरी ब्लैडर जिस पार्ट में खुलता है उस पार्ट को यूरिनरी पार्ट कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा सा पॉइंट है यहाँ पर, मैंने जो डिस्कस किया है ध्यान से देखिएगा। 4 पार्ट मैंने बोल रहा हूँ, 4 पार्ट 1 2 3 4। यूरिनरी ब्लैडर जिस डक्ट में ओपन होती है उसे हम यूरिनरी पार्ट कहते हैं, इसमें केवल यूरिन होता है। दूसरा पार्ट प्रोस्टेटिक पार्ट कहलाता है, क्योंकि वो पार्ट डक्ट का प्रोस्टेट से घिरा रहता है। तो प्रोस्टेटिक पार्ट में ही बेटा इजिक्यूटरी डक्ट ओपन होती है। तीसरा पार्ट मेम्ब्रेनस पार्ट कहलाता है, उस पार्ट में काउपर्स ग्लैंड खुलती है। तो फिर से सुनो बेटा, पहला पार्ट कौन सा बताया मैंने? यूरिनरी पार्ट, यूरिनरी पार्ट। दूसरा बेटा प्रोस्टेटिक पार्ट। तीसरा पार्ट बताओ बेटा मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक। और चौथा पार्ट यूरेथ्रल स्पंजियोसम पार्ट। कितना पार्ट बेटा? 4। डेफिनेटली नीट लेवल पर क्वेश्चन ये देखना। फिर से मैंने हमेशा कहा है बेटा, एक कॉन्सेप्ट में देता हूँ। पहली चीज़, आप 12th में होते हैं तो बोर्ड सॉल्व कीजिए। नंबर दूसरी चीज़, 12th के साथ आप नीट देते हैं तो नीट की तैयारी रखिए। फिर बेटा मैं बार बार कहता हूँ, नीट में 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के आते हैं, वो लाइन टू लाइन आते हैं, लेकिन उनकी संख्या 75 से 80 रहती है। 10 से 15 क्वेश्चन उस लाइनों से बाहर होते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट होता है, जब हम एडवांस की बात पढ़ाता हूँ तो उसका कॉन्सेप्ट होता है जिसको मैं यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। इस वीडियो में बिल्कुल प्रॉपरली डिस्कस कर रहा हूँ उस चीज़ को। इस क्लास को मैं टॉप अप क्लास कहता हूँ, ना इधर की ना उधर की, बस बात एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की। फिर से सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। नीट में सफल होने के लिए ज़रूरी है ना इधर की ना उधर की, बस बात एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की। ये बेटा हमारे पार्ट में शामिल है, क्योंकि बोर्ड का पेपर आपका सीबीएसई बच्चा भी देता है, आईएससी का स्टूडेंट्स भी देता है, नीट भी दोनों लोग देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपने अनुभव को अपने इस थ्योरी में शामिल करूं। बेटा 33 साल हो गया मुझको बायोलॉजी पढ़ाते हुए, कंपटीशन की क्लासेस को लेते हुए भी मुझे काफ़ी अरसा बीत चुका है। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब लोग कोचिंग नहीं पढ़ाते थे, तब हम लोग जनक हुआ करते थे कानपुर में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एसेसरी डक्ट की बात मैं जो कर रहा हूँ, एसेसरी डक्ट मैंने बता दिया, यूरेथ्रा में आ गए। 4 बातें मैंने बोल दी। एक मैंने यूरिनरी पार्ट बोला जिसमें ब्लैडर खुल रहा है, प्रोस्टेटिक पार्ट बोला जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रही है, मेम्ब्रेनस पार्ट मैंने बोला जिसमें कॉपर्स ग्लैंड खुल रही है, यूरिनरी स्पंजियोसम है जो बाहर यूरेथ्रल मीटस के थ्रू खुलता है। इस ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, जिसके थ्रू ओपन होता है। ये मैंने बेटा आज आपको 2 बातें बताई, एक टेस्टिस बताया, एक एसेसरी डक्ट बताया। इस वीडियो में मैंने टेस्टिस बताया और एसेसरी डक्ट की बात किया है। बेटा वीडियो का ये पार्ट आपका फिनिश होता है। सेकेंड वीडियो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें हम आपको एसेसरी ग्लैंड के बारे में, एक्स्ट्राजेनिटलिया के बारे में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।